नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आप सभी ने कक्षा 12 में अध्याय 11 पूरी तरीके से पढ़ लिया। अब आता है आपका अध्याय 12 जो कि है जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग। देखिए अभी आपने क्या समझा अध्याय 11 में कि जैव प्रौद्योगिकी कैसे कराई जाती है, उनमें कौन कौन सी प्रावस्थाएं, कौन कौन से चरण आते हैं। अब हम उसका एप्लीकेशन देखेंगे कि हम उस जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त बारे में बताऊंगा। जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखिए जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग हम चिकित्सा में कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं? चिकित्सा में। अभी आपको आगे बताया जाएगा कि हम चिकित्सा में बहुत सारे हार्मोन को बनाने में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे इंसुलिन एक हार्मोन। दूसरा, हम बहुत सारे एंटीबायोटिक बनाने में प्रयोग कर सकते हैं जैव प्रौद्योगिकी का। तीसरा, हम बहुत सारे टीका यानी वैक्सीन बनाने में प्रयोग कर सकते हैं जैव प्रौद्योगिकी का। तो अध्याय 12 आपको ये बताएगा कि हम जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर करके मानव कल्याण में क्या क्या कर सकते हैं और अभी तक क्या क्या किया गया है उसके बारे में आपको बताया जाएगा कि हार्मोन में हमने इंसुलिन को बनाया, कैसे बनाया, उस हार्मोन इंसुलिन में क्या क्या जटिलताएं आ रही थी, उनको मैंने कैसे सॉल्व किया, कौन सी कंपनी ने बनाया, इन सब के बारे में आपको इस अध्याय में बताया जाएगा। एंटीबायोटिक कैसे बनाए जाते हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इन सब के बारे में बताया जाएगा। टीका कैसे बनाया जाता है, इन सब के बारे में आपको अध्याय 12 में बताया जाएगा। अध्याय 11 और 12 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैंने क्या बताया? अध्याय 11 में आपको जैव प्रौद्योगिकी कैसे किया जाता है ये बताया गया। अब अध्याय 12 में उसका प्रयोग करके आप ये पदार्थ बनाओगे ये सिखाया जाएगा। हालांकि बनाना नहीं पाओगे बस आपको बताया जाएगा। तो जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग चिकित्सा में इन रूपों में कर सकते हैं। जैव प्रौद्योगिकी का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग हम कृषि में करते हैं, एग्रीकल्चर में। हम बहुत सारे पीड़क प्रतिरोधी पौधे बनाए हैं, पीड़क प्रतिरोधी पौधे बनाए हैं। ऐसे पौधे जो पीड़कों यानी कीट मकोड़ों से अपनी सुरक्षा कर सकें, ऐसे पीड़क प्रतिरोधी फसल को बनाया गया है जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से। हमने रसायन नहीं, पोषक गुणवत्ता वाली फसलों का निर्माण किया गया है। यानी ऐसे फसलों का विकास किया गया जिनमें सामान्य से अधिक पोषक तत्व उपस्थित हो, विटामिन, खनिज, ये सारी चीजें उपस्थित हो जो मानव के कल्याण के लिए हो, प्रोटीन की मात्रा अधिक हो। ऐसी फसलों को बनाया गया है। उच्च उत्पादकता वाली फसलों को बनाया गया है। और पर्यावरणीय कारकों के प्रति अधिक सहिष्णु फसलों का निर्माण किया गया है। यानी ऐसी फसल जो पर्यावरणीय कारक जैसे सूखा, बाढ़ और ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, इन सभी को झेल सकने में सक्षम हो, ऐसे फसलों का विकास किया गया है जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से। जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से जैव चिकित्सा भी किया गया है। यानी हमने चिकित्सा में बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अनेक रोगों का निदान किया। सब कुछ इसी अध्याय में आपको बताया जाएगा। हम किसी रोग की पहचान कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक में प्रयोग किया गया है इसका। आदि अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हम जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग किए हैं। यही आपको इस अध्याय 12 में बताया जाएगा कि जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग
एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। चिकित्सा में हार्मोन, एंटीबायोटिक, टीका बनाने में। कृषि में पीड़क प्रतिरोधी फसल, पोषक गुणवत्ता वाली फसल, उच्च गुणवत्ता वाली फसल, पर्यावरणीय कारकों के प्रति अधिक सहिष्णु फसल का निर्माण किया गया है। जैव चिकित्सा में हम रोगों का निदान के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। आनुवंशिक रूपांतरित जीवों का प्रयोग निर्माण किया गया है। आनुवंशिकता रूपांतरित जंतुओं का का निर्माण किया गया है, जिसे हम जीएमओ कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। भेड़, कई सारे भेड़ और गाय वगैरह का निर्माण हमने जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से किया है। देखिए, इन सब को कराने में क्या मेन उद्देश्य है? मेन उद्देश्य क्या है? मानव कल्याण, यानी मानव के उपयोगिता के अनुसार जीवों में बदलाव जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से किया गया है, और वही आपको इसमें पढ़ना है। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि सबसे बढ़िया एक एग्जाम्पल आप पढ़ लो, पूरा चैप्टर उसी पे डिपेंड है। सबसे बढ़िया आप पढ़ लो कि बीटी कॉटन कैसे बनाया गया, क्यों बनाया गया, बस यही आप पढ़ लो, अध्याय 12 खत्म। क्योंकि सारे के सारे और भी जितने भी प्लांट या कोई ऑर्गेनिज्म बनाया गया वो सब ऐसे ही बेसिस पे बनाए गए। देखो, एक पौधा है कपास का, नॉर्मल कपास का पौधा है, कॉटन। तो इस कॉटन में प्रॉब्लम क्या थी कि ये पौधा जब निकलता है, इसकी जो फूल निकलती है वो कली अवस्था में ही एक कीड़ा जिसका नाम है मुकुल कृमि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बॉलवॉर्म, ये कीड़ा इसके अंदर घुस के इसके सारे कपास को खा जाता था। तो इससे कपास की उत्पत्ति में गिरावट आई। तो जब ये कली अवस्था में सारा कपास खा लेगा तो हमें रुई का उत्पादन उतना नहीं हो पाएगा, कम मात्रा में होगा। तो इसको देखते हुए क्या किया जाए? या तो इसको खत्म करने के लिए रसायन यूज करें, तो हम किसी रसायन का प्रयोग करेंगे, कीटनाशक, कवकनाशक या पीड़कनाशक रसायन का अगर हम प्रयोग करेंगे तो इससे प्रदूषण होता है, मृदा में पहुंचता है, मृदा की उर्वरता कम करता है। बारिश होता है, खेतों से पानी के साथ बहकर नदियों में पहुंचता है, नदियों में इससे जल प्रदूषण होता है। तो हम रसायन आधारित कृषि नहीं करना चाहेंगे। ऊपर से ये रसायन महंगे भी होते हैं, तो इनके प्रयोग कर पाना सबके बस की बात नहीं है। दूसरा एक होता है कि हम ऑर्गेनिक कृषि करें, कार्बनिक खेती। कार्बनिक खेती भी सबके बस की बात नहीं है। ऑर्गेनिक फील्ड, अब ये भी सबके बस की बात नहीं है क्योंकि ये भी महंगा है। इसके लिए एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट चाहिए। बंद जगहों पर पौधों को शुद्ध प्राकृतिक रूप से उगाया जाता है, उसमें किसी भी प्रकार के रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता। हर चीज प्राकृतिक रूप में होती है। मिट्टी में केंचुआ एचुआ जैव उर्वरक के रूप में डाला जाएंगे, बैक्टीरिया का प्रयोग करेंगे जैव उर्वरक के रूप में। इसमें ना तो किसी केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करेंगे, ना किसी केमिकल इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करेंगे। पूरी तरीके से ये प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में रहेंगे। अभी दिखाएंगे आपको फिगर। तो कार्बनिक खेती इतना आसान नहीं है, महंगा है ये भी। और आपने सुना भी होगा, अगर ऑर्गेनिक के नाम से कोई सामान बिकता भी है तो उसकी रेट बहुत हाई होता है। अगर जो चीज़ 100 रुपये की मिलती है तो ऑर्गेनिक 500 की मिलती है। आपने एक ब्रांड सुना होगा ऑर्गेनिक इंडिया, उसका कोई प्रोडक्ट उठा के देख लीजिए, 500 से नीचे कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। आप जो एप्पल साइडर विनेगर लेने जाओगे मार्केट में, आपको पतंजलि का 100-150 में मिल जाएगा। ऑर्गेनिक का लेने जाओगे 600 से 900 के बीच में होता है उसका प्राइस। तो ये पूरी तरीके से शुद्ध फॉर्म में होते हैं, कहीं से भी किसी केमिकल का प्रयोग नहीं होता कार्बनिक खेती। तो ये भी बहुत कॉस्टली है, सबकी बस की बात नहीं है।
अब बढ़ती जनसंख्या के अनुसार उसकी पूर्ति करना, खाना पीना, कपास, इन सभी की पूर्ति करना है, तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए आखिरी चारा बचता है आनुवंशिक रूपांतरित फसलों का विकास। आनुवंशिक रूपांतरित फसलों का विकास, ठीक है, जीएमओ या जीएमसी, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो हम क्या करें कि कपास को इस कीड़े से बचाएं? रसायन प्रदूषण फैलाएगा और कार्बनिक खेती कर नहीं पाएंगे, बड़ा महंगा पड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? आनुवंशिकता रूपांतरित फसल बना देंगे कपास की, जिसे हम बीटी कॉटन कहते हैं। पूरा डिटेल आपको बताते हैं। देखिए, पहले जो किया जाता था वो ये, एक जीवाणु यानी बैक्टीरिया जिसका नाम है बैसिलस थुरिनजेनेसिस, बैसिलस थुरिनजेनेसिस, ये बैक्टीरिया बड़े काम का है। क्योंकि इसमें, इसके प्लाज्मिड में, इस जीवाणु के प्लाज्मिड में, ये हो गया उसका डीएनए, ये हो गया उसका प्लाज्मिड। इस जीवाणु के प्लाज्मिड में एक विशेष प्रकार का जीन समूह पाया जाता है, विशेष प्रकार का जीन समूह पाया जाता है। यह जीन समूह विषाक्त प्रोटीन का निर्माण करता है, विषाक्त प्रोटीन का निर्माण करता है, टॉक्सिक प्रोटीन, टॉक्सिक प्रोटीन, जो कि रवे यानी क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, रवे यानी क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। कौन बनाता है? बैसिलस थुरिनजेनेसिस बैक्टीरिया में एक जीन पाया जाता है जो विषाक्त प्रोटीन बनाता है, जो क्रिस्टल फॉर्म में होता है। इस प्रोटीन को क्रिस्टैलिन प्रोटीन, क्रिस्टैलिन प्रोटीन, या हम इसे देखिए, क्रिस्टैलिन को इंग्लिश में लिखते हैं क्रिस्टैलिन प्रोटीन, इसे क्रिस्टैलिन प्रोटीन कहेंगे, या इसे शॉर्ट फॉर्म में यहां तक का भाग ले लो, क्राई, क्या कहते हैं इसे? हम क्राई प्रोटीन भी कहते हैं, क्राई प्रोटीन भी कहते हैं, क्राई प्रोटीन। क्लियर है बात? एक जीवाणु जिसका नाम है बैसिलस थुरिनजेनेसिस, इसके प्लाज्मिड में ऐसे जीन समूह पाए जाते हैं जो विषाक्त प्रोटीन बनाता है, जो कि रवे फॉर्म में होता है। इसे हम क्रिस्टैलिन प्रोटीन या क्राई प्रोटीन कहते हैं। क्राई प्रोटीन बनाने वाला जो जीन है, ये क्राई प्रोटीन क्या है? एक विषाक्त प्रोटीन है, टॉक्सिक मटेरियल है, जहर है कह सकते हैं। क्राई प्रोटीन बनाने वाला जो जीन है उसे क्या कहते हैं? क्राई जीन कहते हैं, क्राई जीन कहते हैं, ठीक। क्राई प्रोटीन बनाने वाला जो जीन है उसे क्या कहते हैं? क्राई जीन कहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, जो जीवाणु है बैसिलस थुरिनजेनेसिस, यह बीजाणुओं का निर्माण करता है, बीजाणुओं का निर्माण करता है, स्पोर्स का, जिससे इसका संख्या बढ़े। तो इसके स्पोर्स में, बीजाणुओं में ये विषाक्त प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, क्राई प्रोटीन पाया जाता है। तो पहले क्या करते थे, जब बायोटेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं थी, तब क्या करते थे कि इस जीवाणु के बीजाणुओं को पानी में घोल के और खेतों में छिड़क देते थे, कपास के पौधे के पास। तो कपास का जो कीड़ा था, बॉलवर्म, जो बॉलवर्म है, कपास का जो कीड़ा है, मुकुल कृमि बॉलवर्म, वो जब इस पर आता था तो इसके ऊपर इन बीजाणुओं को जो है, इन बीजाणुओं को कपास के साथ खा लेता था। अब जब ये कीड़ा इस बीजाणु को खाता है, तो मैंने क्या बताया कि इसके अंदर ये विषाक्त प्रोटीन पाया जाता है। जो बीजाणु है उसके अंदर तो ये विषाक्त प्रोटीन
निष्क्रिय रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं? निष्क्रिय यानी प्रोटॉक्सिन के रूप में होते हैं। इस वजह से जीवाणु को इनसे कोई हानि नहीं पहुंचती। जीवाणुओं को, बैसिलस थुरिनजेनेसिस को, इस प्रोटीन से, विषाक्त प्रोटीन यानी जहर वाले प्रोटीन से कोई नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि इनके अंदर ये प्रोटॉक्सिन निष्क्रिय रूप में होते हैं। लेकिन जब कीड़ा इस बीजाणु को खा लेता है कपास के साथ, तो ये बीजाणु जब उस कीड़े के आंत में पहुंचता है, तो उसके आंत में क्षारीय पीएच के कारण क्षारीय माध्यम मिल जाता है। इस प्रोटीन को क्षारीय पीएच मिल जाता है आंत में, कीड़े के आंत में, और ये प्रोटीन क्या होता है? सक्रिय हो जाता है। क्षारीय पीएच की वजह से कीड़े के आंत में ये विषाक्त प्रोटीन सक्रिय हो जाता है और इसके आंत की जो उपकला कोशिका है उसमें छेद कर देता है। तो कीड़े की आंत की उपकला कोशिका फट जाती है और इससे कीड़े की मृत्यु हो जाती है। तो एक तरीका ये था जो हम पहले करते थे कि अगर हमें कपास को अगर हमें कीड़े से बचाना है तो हम बैसिलस थुरिनजेनेसिस बैक्टीरिया के बीजाणुओं को इन कपास के पौधों पर छिड़क दो। तो मैंने आपको बताया ना कि बैसिलस थुरिनजेनेसिस एक ऐसा जीवाणु है जिसके पास विषाक्त प्रोटीन उत्पन्न करने वाला जीन है उसके प्लाज्मिड में। वो प्रोटीन उत्पन्न करता है जिसे हम क्रिस्टैलिन प्रोटीन या क्राई प्रोटीन कहते हैं। अब जब कीड़ा उस कपास के पौधे पर पहुंचता है, कपास के साथ साथ वो बीजाणुओं को भी खा लेता है। बीजाणुओं को खाने के कारण वो विषाक्त प्रोटीन उस कीड़े के आंत में पहुंच जाता है, जिससे क्षारीय पीएच के कारण वो सक्रिय होकर उसके आंत को घायल कर देता है और उस कीड़े की मृत्यु हो जाती है। ठीक, अब यहां से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं कि बीजाणुओं को इस विषाक्त प्रोटीन से क्यों नहीं कोई असर पड़ता, क्योंकि बीजाणुओं के अंदर विषाक्त प्रोटीन निष्क्रिय अवस्था यानी प्रोटॉक्सिन के रूप में होता है, इसलिए बीजाणु नहीं मरते। कीड़े क्यों मर जाते हैं? क्योंकि कीड़े के आंत में क्षारीय पीएच होने की वजह से विषाक्त प्रोटीन सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और उसके आंत में घाव कर देते हैं, मर जाता है कीड़ा। क्लियर? तो पहले ये किया जाता था कि जब जैव प्रौद्योगिकी की नॉलेज नहीं थी तब इसके जीवाणुओं को बीजाणुओं के रूप में खेतों में छिड़का जाता था। लेकिन अब जैव प्रौद्योगिकी है, बायोटेक्नोलॉजी है, तो बायोटेक्नोलॉजी में वैज्ञानिकों ने कहा कि क्यों ना इस बैक्टीरिया के उस जीन को ही कपास के पौधे में इंटर करा दें। अगर उस जीन को कपास के पौधे में, उसकी कोशिका में भेज दोगे तो कपास के पौधे में भी तो वो प्रोटीन बनने लगेगा, तो फिर हमें इनके बीजाणुओं को कपास पे छिड़कने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके शरीर में खुद ब खुद ये प्रोटीन बनने लगेगा। और चूंकि वो पौधा है उसके अंदर कोई क्षारीय पीएच तो बनेगा नहीं, उससे कोई हानि उसे नहीं पहुंचेगी, लेकिन कोई कीड़ा अगर उसे खाया तो वो उसे मार देगा। यही किया बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत। बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत बैसिलस थुरिनजेनेसिस के वो जीन जो विषाक्त प्रोटीन को बनाता है, जिसे हम क्राई जीन कहते हैं, इसको निकालकर जीन गन मेथड से क्या करेंगे, इस जीन को गोल्ड पार्टिकल में लपेटकर जीन गन से कपास की पत्ती में भेज देंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था, जीन गन मेथड, बम्बार्डमेंट पार्टिकल मेथड बताया था ना, तो उससे हम उस कोशिका के अंदर इस जीन को भेज देंगे। किसके अंदर? कपास के पौधे के अंदर, कपास के पौधे की कोशिका में, पौधे की कोशिका में हम इस जीन को भेज देंगे जीन गन मेथड के द्वारा। अब इस कपास के अंदर ये जीन पहुंच गया तो कपास की सारी कोशिकाओं में धीरे धीरे ये जीन प्रोटीन को बनाएगा। कौन सी प्रोटीन को? क्राई प्रोटीन को बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अब कोई भी कीड़ा उससे जरा सा भी उसका कुछ भी पार्ट खाएगा, उसके अंदर ये प्रोटीन जाएगा, कीड़ा मर जाएगा खुद ब खुद। यानी ये कपास अपनी रक्षा करने में सक्षम हो जाएंगी। क्लियर है? यही किया गया। और ऐसे कपास के पौधे जिनमें ये क्राई जीन को भेजा गया, इन्हें हम बीटी कहते हैं। बीटी का मतलब ही है उस जीवाणु का नाम, बैसिलस थुरिनजेनेसिस। तो बीटी कपास का निर्माण ऐसे किया गया। और भी बहुत सारे पौधों का निर्माण किया गया, जैसे बीटी मक्का, बीटी टमाटर, बीटी आलू,
अन्य बहुत से ऐसे पौधों का निर्माण किया गया। क्लियर बात, यही है बायोटेक्नोलॉजी। अब क्राइजीन तीन प्रकार के होते हैं। बैसिलस थुरिनजेंसिस में क्राइजीन 3 प्रकार का होता है। एक होता है क्राई फर्स्ट AC, एक होता है क्राई सेकंड AB और एक होता है क्राई फर्स्ट AB। क्राई फर्स्ट AC और क्राई सेकंड AB, ये दोनों जीन एक ऐसे प्रोटीन का निर्माण करते हैं जो किसको मारता है? मुकुल कृमि, कपास वाले कीड़े को, मुकुल कृमि यानी बॉलवॉर्म को मारता है, बॉलवॉर्म को मारता है, कपास वाले कीड़े को। क्लियर बात। क्राई फर्स्ट AC एक ऐसे प्रोटीन का निर्माण करता है जो मक्का छेदक को मारता है, मक्का छेदक को मारता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉर्न बोरर, कॉर्न बोरर। तो ये मक्का के लिए इंपॉर्टेंट है। सारी बातें क्लियर हुई कि नहीं? यही आपको पूरे अध्याय में बताया जाएगा कि कैसे किसी हम वांछित जीन को किसी पौधे में भेजकर उसे वांछित गुण वाला पौधा बना सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण किसी जीन को निकालकर हम किसी जंतु में लाइगेट करेंगे जिससे हम वांछित गुण वाला जंतु बना सकें। यही सब आपको इस अध्याय में बताया जाएगा। उम्मीद है आपको ये टॉपिक पूरी तरीके से समझ में आया। अभी मैं बुक पे आऊँगा तो इसको अच्छी तरीके से फिर से समझ लीजिए। अब यहाँ से क्वेश्चन भर भर के बनते हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन। पहला तो ये बनेगा कि हम कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं जैव प्रौद्योगिकी को। चिकित्सा क्षेत्र में प्रयोग कर सकते हैं, हार्मोन बनाने में, एंटीबायोटिक टीका बनाने में। कृषि में प्रयोग कर सकते हैं, पीड़क प्रतिरोधी फसल बनाने में, पोषक गुणवत्ता वाली फसल बनाने में, उच्च उत्पादकता वाली फसल बनाने में, पर्यावरणीय कारकों के प्रति अधिक सहिष्णु फसल बनाने में। जैव चिकित्सा रोगों का निदान, रोगों की पहचान में कर सकते हैं। आनुवंशिकता रूपांतरित जंतु क्या होते हैं? तो ऐसे जीव, ऐसे जंतु जिनके जीन को आनुवंशिक इंजीनियरिंग के द्वारा परिवर्तित या रूपांतरित कर दिया गया है, ऐसे जीव को आनुवंशिकता रूपांतरित जीव कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब इसमें कपास का एक उदाहरण आता है। हाँ देखिए, रसायन आधारित हम कृषि को क्यों उपयोग नहीं करना चाहते? क्योंकि रसायन से प्रदूषण फैलता है। जो भी हम फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, जो भी हम कीटनाशी या पीड़कनाशी या कवकनाशी का प्रयोग करते हैं, खरपतवारनाशी का प्रयोग करते हैं, वो प्रदूषण फैलाते हैं। बहुत से ऐसे रसायन को इंडिया में बैन भी किया गया है, जैसे DDT वगैरह, 2,4-D वगैरह। कार्बनिक खेती ये बहुत महंगा पड़ता है, जिसमें प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में किसी भी तरह के रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता, सब कुछ नेचुरल फॉर्म में होता है। आनुवंशिकता रूपांतरित फसल क्या होती हैं? ऐसी फसलें जिनमें आनुवंशिक इंजीनियरिंग के द्वारा जीन में परिवर्तन किया गया है, आनुवंशिक रूपांतरित फसल कहलाती हैं। अब इसमें एक एग्जांपल BT कपास का है। बैसिलस थुरिनजेंसिस एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके अंदर कुछ जीन समूह पाए जाते हैं जो क्रिस्टैलिन प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जो विषाक्त होती है, जहर होती है। इस विषाक्त प्रोटीन को कीड़ों के अंदर जाने से उसके क्षारीय pH के कारण वह सक्रिय होकर कीड़े को मार देता है। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि ये विषाक्त प्रोटीन, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ये विषाक्त प्रोटीन इन जीवाणुओं को क्यों नहीं मारता? क्योंकि जीवाणु में ये निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। तो कीट में क्यों मार देता है? क्योंकि कीट के क्षारीय pH के कारण उसमें सक्रिय हो जाता है और उसे मार देता है। ये क्वेश्चन खूब पूछा गया है। क्या कारण है कि बैसिलस थुरिनजेंसिस में जो क्राई प्रोटीन पाया जाता है वो कीड़ों को मार देता है? क्योंकि कीड़े के आंत में क्षारीय pH होने की वजह से विषाक्त प्रोटीन सक्रिय हो जाता है और कीड़ों को मार देता है। दूसरा क्वेश्चन खूब पूछा गया है कि बताइए क्राई प्रोटीन क्या होता है? तो क्राई प्रोटीन एक विषाक्त प्रोटीन है जिसको उत्पन्न करने वाला क्राई जीन बैसिलस थुरिनजेंसिस पर पाया जाता है। क्राई जीन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, क्राई फर्स्ट AC, क्राई सेकंड AB, क्राई फर्स्ट AB। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए मक्का छेदक को मारने के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है? क्राई फर्स्ट AB रिस्पॉन्सिबल है। बताइए क्या कहते हैं, मुकुल कृमि यानी बॉलवॉर्म को मारने के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है? क्राई फर्स्ट AC और क्राई सेकंड AB। सब कुछ याद कर लीजिए, ठीक। और इस तरह से हम BT कपास के पौधों की कोशिका में हम क्राई जीन को कैसे पहुंचाते हैं? जीन गन मेथड की वजह से, मदद से, और भी बहुत सारे मेथड से हम पहुंचा सकते हैं और हम उसे प्रतिरोधी बना सकते हैं। इसी तरीके से हम अन्य पौधों को भी बनाए हैं। तो आया समझ में कि अध्याय 12 में आपको क्या बताया जाएगा? एप्लीकेशन बताया जाएगा कि जैव प्रौद्योगिकी का हम रियल में कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे। आइए बुक पर आते हैं। देखिए अध्याय 12 जो कि है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन।
इसमें आपको बताया जाएगा कि जैव प्रौद्योगिकी का कृषि में कैसे प्रयोग करते हैं, आनुवंशिकता रूपांतरित जीव क्या होते हैं, आनुवंशिकता रूपांतरित फसल क्या होते हैं, बीटी फसलें, बीटी कपास, सुनहरा चावल क्या है, पीड़क प्रतिरोधी पौधे क्या है, आरएनएआई तकनीक क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बताएंगे, बहुत ईजी है। फ्लावर सेवर टमाटर क्या होता है, चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है, इंसुलिन निर्माण कैसे होता है, जीन चिकित्सा क्या है, पीसीआर क्या है, ब्लॉटिंग टेक्निक क्या है, एलिसा मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी, इंटरफेरॉन, परजीवी जंतु, जैविक चोरी, बायोपेरिस्ट्री क्या होता है, बायोपेटेंट, सूजनिकी क्या होता है, सब कुछ आपको इसके अंतर्गत बताया जाएगा। देखिए जैव प्रौद्योगिकी में मुख्यतया क्या आता है, आनुवंशिक रूप से रूपांतरित सूक्ष्म जीव, कवक, पौधे और जंतुओं का उपयोग करते हुए जैविक पदार्थों का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किस लिए किया जाता है, मानव कल्याण के लिए किया जाता है, जैसे चिकित्सा शास्त्र में किया जाता है, निदान सूचक में किया जाता है, विभिन्न रोगों की पहचान के लिए, कृषि में किया जाता है, संसाधित खाद्य बनाने में किया जाता है, जैव सुधार में किया जाता है, अवशिष्ट प्रतिपादन में किया जाता है, ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी के 3 विवेचनात्मक अनुसंधान क्षेत्र कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखिए उत्प्रेरकों का निर्माण करना सूक्ष्म जीवों से, उस उत्प्रेरक के कार्य के लिए हम सर्वोत्तम परिस्थिति का निर्माण करेंगे, उचित तापमान का निर्माण करेंगे, पीएच का निर्माण करेंगे, और फिर अनुप्रवाह प्रक्रम का द्वारा हम प्रोटीन या कार्बनिक यौगिकों का शुद्धिकरण कर उसका प्रयोग करेंगे। जैव प्रौद्योगिकी का कृषि में क्या प्रयोग है, देखिए हरित क्रांति, ये एक क्रांति चली थी ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसके मुख्य संस्थापक कौन थे, डॉक्टर स्वामीनाथन, पूरा नाम मुझे नहीं याद आ रहा, MS स्वामीनाथन। तो उनके द्वारा हरित क्रांति द्वारा खाद्य उत्पादन में वृद्धि में सफलता मिलने के बावजूद मनुष्य की बढ़ती जनसंख्या का पेट भर पाना संभव नहीं है। आखिर ऐसा क्या किया जाए कि हम उत्पादक क्षमता बढ़ाएं पौधों में, जिससे बढ़ती हुई जनसंख्या का पेट भर सके। तो उसके वृद्धि के लिए 3 विकल्प हैं। 3 विकल्प कौन कौन से हैं, देखिए एक तो सबसे पहले हम क्या करें, कृषि रसायन आधारित फसल का निर्माण करें, यानी हम बहुत सारे अलग अलग प्रकार के रसायनों का प्रयोग करें उस पर किसी पौधे की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। देखिए आपने ऐसे व्यक्ति को जरूर देखा होगा जो अपने पीठ पर यूरिया वगैरह लिए रहता है, और जब कम केमिकल्स इसमें भरे होते हैं, कीटनाशक, जैवनाशक, पीड़कनाशक, खरपतवार नाशक और उर्वरक वगैरह, रासायनिक उर्वरक वगैरह, उनको ऐसे खेतों में छिड़कता रहता है। तो इन रसायनों से मृदा में उर्वरता घट जाती है। आज तो अच्छा फसल पालोगे, लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम में आपको अच्छा फसल नहीं मिलेगा, क्षमता घट जाएगी उत्पादनता की। साथ ही साथ वर्षा के द्वारा ये चीज़ें जो होती हैं रसायन, ये कभी विघटित नहीं होती, वर्षा जल के साथ समुद्र में जाएंगी, वहाँ पर वो पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे, प्रदूषण फैलाएंगी, तो इससे प्रदूषण होता है। तो कृषि रसायन सही नहीं है। कार्बनिक कृषि में मैंने आपको बताया ना, बहुत प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, देखिए बहुत प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में चारों तरफ से बंद करके उस पौधे को उगाएंगे। प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में नेचुरल तरीके से उसमें खाद वगैरह डालेंगे, केचुआ वगैरह डालेंगे, और जो भी जैव उर्वरक होगा उसका प्रयोग करेंगे। कहीं से भी किसी केमिकल का प्रयोग नहीं करते, तो ये महंगा पड़ेगा, हर किसी के बस की बात नहीं है, तो ये करना भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कार्बनिक खेती भी करना पॉसिबल नहीं है। आनुवंशिकता निर्मित फसल आधारित कृषि, यही एकमात्र उपाय बचता है जो बढ़ती जनसंख्या के लिए सही पड़ेगा, कि हम आनुवंशिकता रूपांतरित फसलों का निर्माण करें जो अधिक से अधिक उत्पादकता को करें, पीड़क प्रतिरोधी हो, किसी केमिकल का उस पर उपयोग ना हो, उसकी कोई प्रभावता, यानी किसी हम केमिकल का प्रयोग कभी भी उस पर ना करें, ऐसा वो पौधा बने जो खुद ही सब कुछ सहने में सक्षम हो। अब यहाँ पर एक आपको दिखाया गया है इंसेक्ट रेजिस्टेंट टोमेटो प्लांट को कैसे हम बनाते हैं आनुवंशिकी अभियांत्रिकी के द्वारा। देखिए बैक्टीरिया से वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन निकालेंगे, मैंने बताया ना, इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन निकालेंगे, उस जीन को कट करेंगे, उसको वेक्टर के साथ जोड़ेंगे, फिर उसे हम बैक्टीरिया में ग्रो कराएंगे, ढेर सारी कॉपियां बनाएंगे, फिर उस जीन को हम गोल्ड पार्टिकल या टंगस्टन पार्टिकल के साथ मिक्स करके जीन गन में डालेंगे। जीन गन से पौधे के किसी ऊतक या कोशिका में उसको हम इंसर्ट कराएंगे, उस पौधे की कोशिका को वृद्धि कराएंगे। वृद्धि करने के बाद अब यहाँ पर टिश्यू कल्चर यूज करेंगे, टिश्यू कल्चर के माध्यम से हम नए पौधे को उगाएंगे, और इस तरह से हमें एक आनुवंशिकता रूपांतरित फसल प्राप्त हो जाती है। उपयोग में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि आंशिक रूप से
उन्नत किस्मों की फसलों के उपयोग के कारण है। अब जबकि इस विधि में मुख्यतः उत्तम प्रबंधकीय व्यवस्था और कृषि रसायनों, खाद, पीड़कनाशियों का प्रयोग एक कारण है। कृषि रसायनों जैसे खाद, पीड़कनाशियों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा की उर्वरता कम हो जाती है, एक ये डिमेरिट है। साथ ही पर्यावरण को प्रदूषित करता है और विकासशील देशों के लिए यह महंगा भी पड़ता है। तो परंपरागत प्रजनन के द्वारा निर्मित उत्पादन उतना नहीं है जितना मनुष्य का पेट भर पाए। इसके लिए हम आनुवंशिकता रूपांतरित फसलों का ही उपयोग करेंगे, जिससे इस समस्या का हम हल कर सकें। अब आनुवंशिकता रूपांतरित फसल क्या है? ऐसे जीव, पौधे हों, जीवाणु हों, कवक हों या जंतु हों, जिनके जीन्स आनुवंशिकी इंजीनियरिंग तकनीकों द्वारा परिवर्तित किया गया हो, आनुवंशिक रूपांतरित जीव कहलाते हैं। ऐसे जीव जिनके जीन्स को आनुवंशिकता इंजीनियरिंग द्वारा परिवर्तित या रूपांतरित किया गया हो, ऐसे जीव आनुवंशिकता रूपांतरित जीव कहलाते हैं। ऐसे फसल जिनके जीन को हमने परिवर्तित किया है वो आनुवंशिक रूपांतरित फसल कहलाएंगे। आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा फसली पौधों की आनुवंशिकी में फेरबदल करके अर्थात वांछित गुणों वाले जीन को प्रवेश कराकर उनकी ऐसी नई किस्मों को विकसित किया जा सकता है जिनमें वांछित गुण उपस्थित हो। ऐसे विजातीय जीन वाले फसलें आनुवंशिक रूपांतरित फसलें कहलाती हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कहलाती हैं। अब आनुवंशिक रूपांतरित फसल हम क्यों बनाएं? क्यों बनाएं हमरा आनुवंशिक रूपांतरित फसल? बहुत सारे रीजन हैं, जैसे वे किसी भी पर्यावरणीय कारक को टॉलरेट कर सकें, सूखा, बाढ़, इन सबको झेल सकें। दूसरा, पीड़कों से खुद ब खुद बच सकें। तीसरा, उनमें उत्पादकता बढ़िया हो। चौथा, पोषकों की मात्रा यानी विटामिन, लवण, इन सभी की मात्रा उसमें अधिक हो। ये उद्देश्य होते हैं। तो आनुवंशिकता रूपांतरित फसलों को विकसित करने के क्या उद्देश्य हैं? पहला, अजैविक प्रतिबलों के प्रति अधिक सहिष्णु फसलों का विकास करना। ऐसे फसलों का विकास करना जो सूखा, कोहरा, लवण, ताप इन सब को झेल सके। दूसरा, पीड़क प्रतिरोधी फसलें, ऐसे पौधों का विकास किया जाए जो अपने आप को कीड़कों से बचा सके, और जब कीड़कों से बचा सकेंगे तो हमें पीड़क रसायन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो ऐसे पौधे बनाई गई हैं जैसे बीटी कपास, बीटी मक्का। इन फसलों में विषाक्त प्रोटीन उत्पन्न करने वाले बीटी जीन को प्रवेश कराकर इस उद्देश्य की पूर्ति की गई, जिससे ये पौधे पीड़क प्रतिरोधी हो गए हैं। ठीक, आगे आपको बताया जाएगा। कवक से प्रतिरोधी बनाने के लिए हम उसमें पौधे में काइटिनेज एंजाइम उत्पन्न करने वाले जीन का समावेश कर देंगे, जिससे उस पर कवक का प्रभाव ना पड़े। कटाई के पश्चात होने वाले नुकसान में कमी हेतु हम ऐसे आनुवंशिकता रूपांतरित फसल का निर्माण करेंगे जिसको काटने के पश्चात उसका जो फल है वो खराब ना हो जल्दी। भाई, आप उत्पादन बढ़ा के ही क्या करोगे? अगर हम एक खेत में टमाटर के पौधे लगा दिए और उससे इतना टमाटर पैदा हुआ कि पूछो ही मत, अब उस टमाटर को हमने काटा, तुरंत तो मार्केट में बिक नहीं गया। उसको क्या करें कि हम कुछ दिन तक वो सड़े ना, उसको कुछ दिन तक हम स्टोर कर सकें। तो इसके लिए हमने इस पर भी रिसर्च किया और ऐसी आनुवंशिकता फसल का निर्माण किया, ऐसे टमाटर के पौधे का निर्माण किया जिससे उत्पन्न जो टमाटर है वो जल्दी सड़ता नहीं है। सड़ाने वाली जो प्रोटीन है उससे संबंधित जीन को साइलेंट कर दो, हटा दो उस पौधे से, तो उस सड़ाने वाला वो प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो फल सड़ेगा नहीं, ज़्यादा टाइम तक वैसे बना रहेगा। जैसे आजकल के टमाटर को आप देखिए, कहाँ सड़ा हुआ मिलता है, सब बढ़िया ताज़ा ताज़ा दिखता है, सब आनुवंशिकता रूपांतरित है। तो फसलों की कटाई के पश्चात यह महत्वपूर्ण है कि विभिन्न फसलों को अच्छी तरह संग्रहित किया जाए। जो भी हमें फल प्राप्त हो, आलू, टमाटर जो भी प्राप्त हो, उसको संग्रहित किया जाए अच्छी तरीके से। उसके लिए उसका जो अनुकूलतम तापमान है उस परिस्थिति में रखते हैं। आपने सुना होगा, क्या कहते हैं उसको? कोल्ड स्टोरेज कहते हैं ना। तो कोल्ड स्टोरेज में उन चीज़ों को स्टोर किया जाता है। यथासंभव लंबे समय तक सावधानी से संरक्षित किया जाए। फल सब्जियों हमें स्वस्थ पोषक तत्व प्रदान करती हैं। फलों सब्जियों की कटाई के बाद उनके जीवन को लंबा करने के लिए, उनकी इष्टतम गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कम तापमान पर भंडारण किया जाता है, कोल्ड स्टोरेज वाली नीति। कम तापमान में भंडारण से फल देर में पकते हैं और कवक रोग विकसित नहीं हो पाते हैं। ठीक, कटाई के पश्चात उचित उपचार पद्धतियों और विधियों का उपयोग करके काटे गए फलों और सब्जियों की गुणवत्ता को बनाए रखा जा सकता है और उनके जीवन को बढ़ाया जा सकता है। आनुवंशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करते हुए अनेक पादपों जैसे टमाटर आदि की किस्में तैयार की गई हैं जो देर में पकती हैं। ठीक, काफ़ी समय तक बिना खराब हुए रखी जा सकती हैं। जैसे कि मैंने बताया ना कि टमाटर को पकाने वाले प्रोटीन के जीन को हटा दो तो ना वो जीन रहेगा ना वो टमाटर में वो प्रोटीन बनेगा जो टमाटर के फल को पका देता है जल्दी से।
तो जब प्रोटीन नहीं रहेगा तो टमाटर का फल जल्दी पकेगा नहीं, ढीला नहीं होगा, पिलपिला नहीं होगा, वैसे के वैसा ताज़ा ताज़ा बना रहेगा। पौधों द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि। अब देखिए, हम खनिज उपयोग की क्षमता में वृद्धि के लिए क्या करें। आपने पढ़ा है एक पौधा, लेग्यूम पौधा, लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे हैं, जैसे चना, मटर, इन सभी के पौधों में, इनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। उन गांठों में एक जीवाणु होता है जिसका नाम है राइजोबियम, जो क्या करता है, वातावरणीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में फिक्स करता है। कोई भी पौधा पृथ्वी पर उपस्थित कोई भी पौधा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के फॉर्म में कभी नहीं उपयोग कर पाता। वातावरण में नाइट्रोजन की कमी है क्या? नहीं ना, 78% है, सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, लेकिन फिर भी पौधे इन नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि पौधे केवल और केवल नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ही ले सकते हैं, नाइट्रेट के रूप में ले सकते हैं। तो अब नाइट्रेट के रूप में तो वातावरण में नाइट्रोजन है नहीं, नाइट्रोजन तो अपने नाइट्रोजन के फॉर्म में है वातावरण में। तो इस वातावरणीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने के लिए बहुत सारे वातावरण में नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीव पाए जाते हैं, स्थिरीकारक जीवाणु पाए जाते हैं। वे जीवाणु मृदा में रहते हैं, पौधों की जड़ों में रहते हैं, और वहां पर उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं, जिससे पौधे इस नाइट्रेट को ग्रहण कर सकें। तो जैसे लेग्यूमिनेसी कुल का जो पौधा चना मटर है, इनकी गांठों में, इनकी जड़ों की गांठों में राइजोबियम पाया जाता है। ये राइजोबियम एक नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु है जो वातावरणीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। तो ये तो सिर्फ लेग्यूमिनेसी कुल में पाया जाता है ना। तो हम जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से इस भैया को पकड़ेंगे, इस जीवाणु को पकड़ेंगे और इसके उस जीन को पता करेंगे, जिसके माध्यम से ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। उस जीन को इसमें से निकालेंगे और नॉन लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में, ऐसे पौधे जिनमें ये जीवाणु नहीं पाए जाते हैं, नॉन लेग्यूमिनेसी पौधों में उस जीन को इंजेक्ट कर देंगे। तो बताइए ये पौधा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सक्षम हो जाएगा कि नहीं कर पाए? हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पौधों द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि कर सकेंगे। देखिए, लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों के साथ सहजीवी रूप में पाए जाने वाले राइजोबियम जीवाणु जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता रखता है और लेग्यूमिनस पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराता रहता है। राइजोबियम जीवाणु में पाए जाने वाले नाइट्रोजन अनुबंधन यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन के जीन को नॉन लेग्यूमिनेसी फसलों में अगर हम निवेशित कर दें तो नॉन लेग्यूमिनेसी फसल भी नाइट्रोजन को पा सकेंगे कि नहीं, नाइट्रोजन का उपयोग कर सकें और उर्वरकों की निर्भरता कम किया जा सके। उच्च पोषक गुणवत्ता वाली फसलों का विकास। भाई फसल या हम पेड़ पौधों या फल सब्जियों को क्यों खाते हैं? पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए, तो उनकी मात्रा बढ़ाया जा सके। ऐसे हम आनुवंशिक फसल का निर्माण करेंगे जिनमें प्रोटीन, विटामिन, खनिज उच्च मात्रा में हो। इसका एक उदाहरण सुनहरा चावल बनाया गया था, गोल्डन राइस, जिसमें विटामिन ए की प्रचुरता है। नेक्स्ट, औद्योगिक उत्पाद वाली फसलों का विकास। ऐसी फसलों का विकास करेंगे जिससे कोई औद्योगिक उत्पाद प्राप्त हो, जैसे बायोडीजल वगैरह। तो बायोडीजल, बायोप्लास्टिक, इनके निर्माण के लिए हम फसल उत्पन्न करेंगे। अब आता है आपका आनुवंशिकता रूपांतरित फसल, जिसके बारे में आपको अभी बताए थे। आनुवंशिकता रूपांतरित फसल क्या होती है? ऐसी फसलें जिनमें आनुवंशिक इंजीनियरिंग के द्वारा उनके जीन पर रूपांतरित किया गया है और उससे वांछित गुणों को उत्पन्न किया गया। ऐसी फसलें आनुवंशिक रूपांतरित फसल कहलाती हैं, जिसमें आता है बीटी फसलें। अब बीटी फसल में बीटी कपास, बीटी मक्का, बीटी टमाटर, बीटी आलू सब आएगा। बीटी फसल में हम बीटी कपास के बारे में ज़्यादातर पढ़ेंगे। यहाँ बीटी का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया। बीटी का मतलब क्या है? बैसिलस का बी और थुरिनजेनेसिस का टी, ठीक, केवल टी। तो बीटी का मतलब है बैसिलस थुरिनजेनेसिस। बैसिलस थुरिनजेनेसिस एक क्या है? जीवाणु है जो मृदा में पाया जाता है। इनकी कुछ नस्लों के प्लाज्मिड में एक विशेष जीन समूह पाया जाता है। इस जीन समूह से एक एंडोटॉक्सिन प्रोटीन बनता है। इन प्रोटीन को रवे जीवाणु के बीजाणुओं में एकत्रित हो जाते हैं। इन प्रोटीन को क्रिस्टैलिन प्रोटीन अथवा हम क्राई प्रोटीन कहते हैं। सब कुछ बता दिए हैं। क्राई प्रोटीन का संश्लेषण करने वाले जीन समूह को क्राइजीन्स कहते हैं। क्राई प्रोटीन विषाक्त होता है जो विशिष्ट कीटों जैसे लेपिडोप्टेरिन्स, तंबाकू के कलिका
कीड़ा यानी बर्डवॉर्म्स, सैनिक कीड़ा यानी आर्मी वॉर्म्स, और कोलिप्टेरॉन्स और भृंग डिप्टेरॉन्स जैसे मक्खी मच्छर आदि को मारने में सहायक होते हैं। जीवाणु के बीजाणुओं में विषाक्त क्राई प्रोटीन निष्क्रिय प्रोटॉक्सिन के रूप में होता है, जिससे जीवाणु को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन जैसे ही किसी कीट के लार्वा में उसके आंत में पहुंचता है तो उसके क्षारीय पीएच के माध्यम में घुलकर वो सक्रिय हो जाता है, जिससे आंत की दीवार की उपकला छिद्रित हो जाती है और वो नष्ट हो जाता है, मर जाता है कीड़ा। क्राइजीन कई प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। क्राइजीन 3 प्रकार के, क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकंड एबी, क्राई फर्स्ट एबी। क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एबी द्वारा निर्मित जो प्रोटीन है वो किसको मारता है? मुकुल कृमि यानी कपास वाले, कॉटन वाले बर्डवॉर्म को मारता है। और क्राई फर्स्ट एबी जो जीन है उससे जो क्राई प्रोटीन बनता है वो मक्का छेदक यानी कॉर्न बोरर को मारता है। क्राई प्रोटीन के जीन को बैसिलस thuringiensis जीवाणु से अलग कर पादप कोशिका में निवेशित कराया जाता है, और इस प्रकार हम क्या करते हैं? आनुवंशिकता रूपांतरित फसल का निर्माण करते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये मक्का है। मक्का बीटी जीन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैसिलस इनटू कॉर्न। मक्का के पौधे में हमने बीटी जीन को ट्रांसफर कर दिया। अब इस पर जो बीटी कॉर्न का जो कॉर्न बोरर कीड़ा आता है, जैसे ही इसको थोड़ा भी खाएगा ये मर जाता है। ठीक है, यूरोपियन कॉर्न बोरर फीड्स ऑन द कॉर्न प्लांट एंड इंजेस्ट्स द प्रोटीन इनकोडेड बाय बीटी जीन। द बीटी प्रोटीन पेनेट्रेट्स एंड कोलैप्सेस द सेल्स लाइनिंग द गट एंड द इंसेक्ट डाइज। जब ये कीड़ा जब इसको जरा सा भी खाता है तो इसके शरीर में वो प्रोटीन पहुंचता है, बीटी प्रोटीन, जिससे इसके आंत में छेद कर देता है, ये मर जाता है। ठीक, अब यहाँ पर वही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि जो जीवाणु है उसमें जो स्पोर्स होते हैं उसमें क्रिस्टल फॉर्म में ये बीटी टॉक्सिन्स पाए जाते हैं। क्रिस्टल्स डिजॉल्व्स एंड टॉक्सिन एक्टिवेट्स। जब इसे क्षारीय पीएच मिलता है तब ये एक्टिवेट हो जाता है और इस तरह से इसके आंत में घाव कर देता है, जिससे इसकी उपकला फट जाती है और ये मर जाता है कीड़ा। अब इसमें बीटी कपास आपका एग्जाम्पल दिया गया है। कपास के पौधे के पुष्प की कली अवस्था में ही कपास मुकुल कृमि कीट के और उनके लार्वा प्रवेश करके कपास का उपभोग कर लेते हैं, यानी खा डालते हैं, जिससे कपास के उत्पादन में सर्वाधिक कमी आ जाती है। इस समस्या के निवारण हेतु बैसिलस thuringiensis जीवाणु के प्लाज्मिड में पाया जाने वाला जीन क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकंड एबी की जो कि विशिष्ट क्राई प्रोटीन का निर्माण करते हैं, कपास मुकुल कृमि को मारने में सहायक होते हैं, जीवाणु से पृथक कर कपास के पौधों में समाविष्ट कर दिया गया, जिससे इन कपास के पौधों में क्राई प्रोटीन का निर्माण होने लगता है। ऐसे कपास में पौधे मुकुल कृमि प्रतिरोधी हो जाते हैं, जिन्हें बीटी कपास के नाम से जाना जाता है। देखें, ये बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया है। इसके हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड डीएनए को लेंगे जिसमें वो प्रोटॉक्सिन बनाने वाला जीन होगा, उसको हम कॉटन के सेल में इंजेक्ट करा देंगे, जिससे ये डीएनए उसमें पहुंच जाता है और जो कॉटन का पौधा है वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट बन जाता है। अब दूसरा प्लांट है आनुवंशिकता रूपांतरित फसल में सुनहरा चावल, गोल्डन राइस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 जीन का समावेश किया गया है। अभी बताते हैं कौन कौन से। सुनहरा चावल ओराइजा सटाइवा की एक सामान्य किस्म है जिसे हम ट्रांसजेनिक बना दिए हैं। इसका रंग सुनहरा होता है। क्यों होता है? देखिए, ओराइजा सटाइवा जो सामान्य आप चावल देखते हो ना, सफ़ेद रंग का चावल जो खाते हो, तो वो ओराइजा सटाइवा में ही हमने चेंज किया, जिससे उसका रंग पीला हो गया, सुनहरे रंग का हो गया, इसीलिए हम उसे गोल्डन राइस कहते हैं। गोल्डन राइस होने का कारण भी है विटामिन ए का जो प्रोविटामिन है कैरोटीन, उसकी वजह से वो सुनहरे रंग का दिखने लगता है। इसमें बीटा कैरोटीन नामक प्रोविटामिन ए पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है। सुनहरा रंग किसकी वजह से होता है? सुनहरा चावल का रंग सुनहरा रंग किसकी उपस्थिति से होता है? बीटा कैरोटीन नामक प्रोविटामिन ए पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है। बीटा कैरोटीन विटामिन ए का अग्रगामी यानी प्रीकर्सर है और इसी की मौजूदगी में उसमें विटामिन ए का संश्लेषण होगा। सुनहरे चावल का निर्माण जर्मन पादप विज्ञ इंगो पोट्रिकस और पीटर बेयर ने साथ मिलकर किया था। सुनहरे चावल का विकास जैव प्रौद्योगिकी द्वारा 2 जीन के सामान्य चावल के पौधे में निवेशित करके किया गया था। कोई सामान्य चावल पौधा था, चावल का पौधा, उसमें उन्होंने 2 जीन इंजेक्ट कर दिया, जिससे उसका जो पौधा था वो ऐसे चावल बनाने लगा जिसका रंग सुनहरा हो गया। सुनहरा रंग किसकी वजह से हो गया? क्योंकि उसके अंदर प्रोविटामिन ए बीटा कैरोटीन आ गया। कौन कौन सा जीन उसमें इंजेक्ट किया गया था? तो सबसे पहला जीन है PSY, फाइटोइन सिंथेटेज। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। डैफोडिल प्लांट से प्राप्त होता है। डैफोडिल प्लांट का जो पौधा है, डैफोडिल पौधा जो है उसका एक जीन PSY, उसको इसमें इंजेक्ट किया गया। दूसरा
दूसरा जीन जिसका नाम है CRTL, कैरोटीन डिसैचुरेज, ये भूमि में पाए जाने वाला जो जीवाणु है इरविनिया यूरिडिवोरा, उससे लिया गया था। ये 2 जीन का समावेश सुनहरा चावल बनाने में किया गया है। देखिए सुनहरा चावल का रंग सुनहरा होता है और ये सफ़ेद होता है। सामान्य किस्म के चावल में ही ये 2 जीन जब इंजेक्ट किया गया है तब ये बना है। कौन कौन से 2 जीन? PSY कहाँ से प्राप्त किया गया था? डैफोडिल से। CRTL कहाँ से प्राप्त किया गया? इरविनिया यूरिडिवोरा में से। ठीक, इन जीन्स को एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु द्वारा सामान्य चावल के पौधों में निवेशित किया गया, जिससे सुनहरा चावल विटामिन ए से समृद्ध चावल की किस्म तैयार हुई। क्लियर है बात है? चलिए बस अभी इतना आप समझिए। तो आपने इस अध्याय के पहले पार्ट में क्या क्या जाना? आपने जाना कि जैव प्रौद्योगिकी का हम कहाँ कहाँ अनुप्रयोग कर सकते हैं। आपने क्या जाना? आपने बीटी कपास का निर्माण क्यों किया जाता है इसके बारे में जाना था, कैसे किया जाता है इसके बारे में जाना। आपने सुनहरा चावल का निर्माण कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसके बारे में आपने जाना। आपने जाना कि आनुवंशिक रूपांतरित फसलों का निर्माण क्यों किया जाता है, उसके क्या उद्देश्य हैं, सारी चीज़ें आपने जान ली। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में आपको महत्वपूर्ण टॉपिक RNAi बताएंगे। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। अगर आप NCERT के बुक से पढ़ोगे जिंदगी में नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो आप नेक्स्ट पार्ट में आप पढ़ोगे RNAi हस्तक्षेप यानी RNAi इंटरफेरेंस टेक्निक क्या होता है, इसके बारे में डिटेल आपको नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। तब तक कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको जरूर देना है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके नीट और बोर्ड में पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रसायन आधारित कृषि का उपयोग क्यों नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, कौन सी ऐसी खेती है जिसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक तत्वों का प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट, आनुवंशिक रूपांतरित जीव क्या होते हैं। नेक्स्ट, बीटी कपास में बीटी शब्द का मतलब क्या है। नेक्स्ट, बैसिलस थुरिनजेनेसिस जीवाणु में प्रोटॉक्सिन उसे क्यों नहीं नुकसान पहुंचाता। नेक्स्ट, बीटी या बैसिलस थुरिनजेनेसिस जीवाणु में विषाक्त प्रोटीन उत्पन्न करने वाले जीन कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, बीटी टॉक्सिन या विषाक्त प्रोटीन, बैसिलस थुरिनजेनेसिस का विषाक्त प्रोटीन कीड़ों को किस आधार पर मार देता है। नेक्स्ट, क्राई फर्स्ट AC और क्राई सेकंड AB किस कीड़े को मारने के लिए विषाक्त प्रोटीन बनाता है। नेक्स्ट, क्राई फर्स्ट AB किस कीड़े को मारने के लिए विषाक्त प्रोटीन बनाता है। नेक्स्ट, सुनहरा चावल का रंग सुनहरा क्यों होता है। नेक्स्ट, सुनहरा चावल में कौन से 2 जीन प्रवेश कराए गए हैं और वो दोनों जीन किन किन जीवों से लिया गया है। बस इतने क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी देना है, अपने कॉपी में भी नोट करने हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको पूछे जाते हैं। तो ठीक है, आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप थोड़ा वेट करिएगा, जल्दी मैं यूट्यूब पर आपको उपलब्ध कराऊंगा। तब तक आप जुड़े रहें यूट्यूब चैनल बायोलॉजी हिंदी के साथ। धन्यवाद।